दोस्तों, दुनिया में कुछ बुलबुले ऐसे होते हैं जो बाहर से जितने चमकदार दिखते हैं, अंदर से उतने ही खोखले निकलते हैं। और एक देश का रियल एस्टेट बबल शायद मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। आज अगर आप इस देश के रियल एस्टेट की कहानी को ध्यान से समझेंगे तो आपको सिर्फ एक देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, बल्कि वो वार्निंग दिखाई देगी जो हर उस देश के लिए खतरे की घंटी है, जहां लोग ये मान बैठे हैं कि प्रॉपर्टी के दाम कभी नीचे नहीं जाते। क्योंकि सच यही है कि चाइना में भी कभी यही सोच थी। यहाँ लोग कहते थे कि कैश बैंक में रखना बेवकूफ़ी है, असली पैसा जमीन में बनता है। और इसी सोच ने पूरे देश को एक ऐसी दौड़ में डाल दिया जहां बिल्डिंग्स जरूरत से ज्यादा बनने लगी, लोन जरूरत से ज्यादा बांटे जाने लगे और सपने जरूरत से ज्यादा बेचे जाने लगे। एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की तारीफ किया करती। दोस्तों, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, सीएनबीसी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना की इकोनॉमी का करीब 25% से 30% हिस्सा सीधे या इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ चुका था। यानी अगर नया अपार्टमेंट बनता था तो उसके साथ स्टील, सीमेंट, टाइल्स, फर्नीचर, लेबर, जॉब्स, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सब कुछ चलता था। चीन की ग्रोथ का इंजन फैक्ट्रीज नहीं बल्कि प्रॉपर्टी बन चुकी थी। वहाँ इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रही थी कि ग्लोबल क्रेन मार्केट का बड़ा हिस्सा अकेले चाइना में इस्तेमाल हो रहा था। हजारों किलोमीटर तक नए शहर बसाए जा रहे थे, एक्सप्रेसवेज बन रहे थे, स्काई स्क्रैपर्स खड़े हो रहे थे और ऐसा माहौल बन गया था कि जिसने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी वो फ्यूचर में पछताएगा। लोकल सरकारें भी जमीन बेचकर पैसा कमा रही थी, बैंक्स बिल्डर्स को खुलकर लोन दे रहे थे और बिल्डर्स हर महीने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। लोगों ने घर रहने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशंस के लिए खरीदना शुरू कर दिया। चाइना में मिडिल क्लास फैमिलीज के पास 2 या 3 नहीं बल्कि 8 से 10 फ्लैट्स तक होने लगे, क्योंकि सबको लगता था कि प्राइजेस हमेशा ऊपर ही जाएंगे। दोस्तों, सीएनबीसी और बीबीसी की रिपोर्ट्स में भी ऐसे कई शहर दिखाए गए जहां पूरे के पूरे अपार्टमेंट्स सोसाइटीज बन गई, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं था। इन्हें नाम मिला गोस्ट सिटीज का। इनर मंगोलिया का ऑर्डोज शहर इसका सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। चमचमाती बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें, लग्जरी मॉल्स, लेकिन इंसान गायब। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक मूवी का अबैंडन्ड सिटी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बिल्डर्स लगातार नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते जा रहे थे क्योंकि मार्केट में पैसा बह रहा था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना एवरग्रेड नाम की कंपनी अकेले लगभग $300 बिलियन यानी करीब 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के डेब्ट में फंस गई। सोचिए, ये रकम कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। कंट्री गार्डन, जुनैक, फैंटासिया जैसे बड़े डेवलपर्स भी भारी कर्ज में डूब चुके थे। लेकिन बबल जब तक फटता नहीं तब तक लोगों को खतरा दिखाई नहीं देता। शुरुआत में सबको लगता रहा कि सरकार बचा लेगी, प्राइजेस फिर से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट। 2020 में चाइनीज गवर्नमेंट ने 3 रेड लाइन पॉलिसी लागू कर दी। मतलब बिल्डर्स अब अनलिमिटेड बोरोइंग नहीं कर सकते। डेब्ट लिमिट तय कर दी गई और अब जिन कंपनियों का पूरा बिजनेस ही कर्ज के भरोसे चलता रहा, उनकी फंडिंग अचानक रुकने लगी। नए लोन्स बंद हुए, कैश फ्लो खत्म, प्रोजेक्ट्स अटक गए। रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इसके बाद चाइनीज डेवलपर्स में डिफॉल्ट तेजी से बढ़ने लगे। अब जरा इमेजिन करिए कि आपने जिंदगी की सारी सेविंग्स लगाकर फ्लैट खरीदा, ईएमआई भी भर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो रहा। और दोस्तों, यही लाखों चाइनीज फैमिलीज के साथ हुआ। कई जगह बायर्स ने बैंक्स को ईएमआई देना बंद कर दिया और इसे मॉर्टगेज बॉयकॉट कहा गया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज मिडिल क्लास का ट्रस्ट प्रॉपर्टी मार्केट से टूटने लगा। और किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा खतरा यही होता है जब लोगों का भरोसा टूट जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ सीमेंट और ब्रिक्स पर नहीं चलता बल्कि सेंटिमेंट पर चलता है। जब तक लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ेंगे, मार्केट भागता रहा। लेकिन जिस दिन लोग डरने लगते हैं उसी दिन स्लो डाउन शुरू हो जाता है। और चाइना में भी यही हुआ। प्रॉपर्टी सेल्स गिरने लगी, बिल्डर्स प्रोजेक्ट रोकने लगे, बैंक पर बैड लोन बढ़ने लगे, स्टील डिमांड कम होने लगी और सीमेंट फैक्ट्रियां स्लो डाउन में चली गई। कंस्ट्रक्शन जॉब्स भी खत्म होने लगी। यानी प्रॉब्लम सिर्फ बिल्डर तक सीमित नहीं रही, पूरे की पूरे इकोनॉमी अब प्रेशर में आने लगी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक वार्निंग देने लगे कि अगर चाइना का हाउसिंग सेक्टर स्टेबलाइज नहीं हुआ तो ग्लोबल ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों तक असर पहुंचा क्योंकि चाइना आयरन ओर का सबसे बड़ा बायर था। यानी चाइना का प्रॉपर्टी क्राइसिस सिर्फ चाइना की समस्या नहीं रहा, वो ग्लोबल फाइनेंशियल वार्निंग बन गया। अब सवाल ये है कि इंडिया में लोग चाइना की कहानी को इतनी गंभीरता से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी कुछ पैटर्न्स अब धीरे धीरे वैसे ही दिखने लगे हैं। बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स,
करोड़ों के अपार्टमेंट्स, तेजी से बढ़ते दाम और मिडिल क्लास की अफोर्डेबिलिटी पर दबाव, खासकर गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे मार्केट्स में पिछले कुछ सालों में लग्जरी हाउसिंग बूम देखने को मिला। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग सेल्स रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि डेवलपर्स अब अफोर्डेबल होम्स की बजाय लग्जरी सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ मार्जिन ज़्यादा है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर बिल्डर्स सिर्फ लग्जरी होम्स बनाते रहेंगे और मिडिल क्लास बायर्स मार्केट से बाहर होते गए तो फ्यूचर में इम्बैलेंस पैदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि रियलिटी ये है कि सैलरीज जितनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं उससे कहीं तेज़ी से मेट्रो सिटीज़ में प्रॉपर्टी के दाम भाग रहे हैं। एनसीआर में कई इलाकों में 3 साल के अंदर प्राइजेस 40 से 70% तक ऊपर जा चुके हैं। दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट दबाव में है। रॉयटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई इंटरेस्ट रेट्स और महंगी ईएमआई की वजह से आज मिडिल क्लास बायर कॉशियस हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ इंडिया और चाइना में एक बड़ा फर्क भी है और यही फर्क अभी इंडिया को चाइना जैसे हालात से दूर रखता दिख रहा है। चाइना में ज़रूरत से ज़्यादा घर बन चुके थे, जबकि इंडिया में अभी भी हाउसिंग शॉर्टेज है। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स और हाउसिंग स्टडीज़ के मुताबिक इंडिया में करीब 1 करोड़ अफोर्डेबल होम्स की शॉर्टेज बताई जाती है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, छोटे शहरों से लोग अब मेट्रोज की तरफ आ रहे हैं, यानी अभी भी जेन्युइन डिमांड मौजूद है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया का डिमांड स्ट्रक्चर चाइना से काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में एंड यूज़र बायर्स, सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वार्निंग साइंस अब इंडिया में भी दिखाई देने लगे। प्रॉप इक्विटी, नाइट फ्रैंक और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट साफ कहती है कि 2026 में हाउसिंग सेल्स ग्रोथ स्लोडाउन मोड में आ सकती है। अनसोल्ड इन्वेंट्री कई शहरों में बढ़ रही है। टॉप 8 सिटीज़ में करीब 5 लाख अनसोल्ड हाउसिंग यूनिट्स बताए जा रहे हैं, यानी मार्केट में एक अजीब सी सिचुएशन बन रही है। बायर्स सतर्क हैं, लोन्स महंगे हैं, जॉब मार्केट पर प्रेशर है, लेकिन बिल्डर्स प्राइसेस नीचे नहीं ला रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर प्राइसेस गिरे तो सेंटिमेंट टूट सकता है और रियल एस्टेट में सेंटिमेंट टूटना सबसे बड़ा खतरा होता है। दोस्तों, चाइना में भी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। पहले स्लोडाउन आया, फिर बायर्स कॉशियस हुए और फिर ट्रस्ट टूटा और उसके बाद पूरा सिस्टम प्रेशर में चला गया। दोस्तों, सच्चाई यही है कि अब इंडिया भी उसी मोड पर खड़ा दिख रहा है जहां लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ टेम्परेरी स्लोडाउन है या आने वाले समय में कोई बड़ा करेक्शन हो सकता है। क्या लग्जरी हाउसिंग का बूम फ्यूचर में ट्रैप बन सकता है? क्या मिडिल क्लास धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ग्लोबल स्लोडाउन, महंगा क्रूड ऑयल, हाई इंटरेस्ट रेट्स और वीक जॉब मार्केट एक साथ आए तो क्या भारत का प्रॉपर्टी मार्केट भी प्रेशर में आ सकता है? क्योंकि इतिहास यही बताता है कि कोई भी बबल एक दिन में नहीं फटता। पहले वार्निंग साइंस आते हैं, फिर लोग उन्हें इग्नोर करते हैं और जब तक सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और शायद भारत में वो वार्निंग साइंस अब धीरे धीरे दिखाई देने लगे। चैप्टर 2 की असली कहानी यहीं से शुरू होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल चाइना नहीं बल्कि इंडिया है। क्या भारत का रियल एस्टेट मार्केट भी फ्यूचर में किसी बड़े करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है या फिर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सिर्फ डर बेचा जा रहा है? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडिया के प्रॉपर्टी बाजार में जो तेज़ी देखने को मिली है उसने मिडिल क्लास को कंफ्यूज भी किया और डरा भी दिया है। और अब भारत में भी कई लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस इनकम रियलिटी से डिस्कनेक्ट होती जा रही? क्या लग्जरी हाउसिंग बूम फ्यूचर में ट्रैप बन सकता है? क्या मिडिल क्लास अब धीरे धीरे होम ओनरशिप से बाहर हो जाएगा? और अगर ग्लोबल रिसेशन जैसा माहौल बन गया तो क्या इंडियन रियल एस्टेट भी प्रेशर में आ सकता है? दोस्तों, कुल मिलाकर फिलहाल मार्केट स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी बढ़ रही और शायद यही वजह है कि अब हर इन्वेस्टर, खरीदार और मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या आने वाले सालों में इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट नई ऊंचाइयों पर जाएगा या फिर चाइना जैसी वार्निंग स्टोरी बनकर रह जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, अगर आप ऐसे ही रियल एस्टेट से जुड़े डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद करते हैं तो रिपोर्टर जी चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।